नमस्ते बच्चों। आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान है उसका दूसरा भाग, जिसे भूगोल की पाठ्य पुस्तक भी कहते हैं। नई किताब आई है इस बार सामाजिक से अलग। तो हम क्या करेंगे, पहले पाठ से शुरू करेंगे और आज हम 7वीं क्लास की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक थी उससे पहला पाठ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ है पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में इस पाठ में बताया गया। एक छोटी सी कहानी है इस पाठ में कि लंबी छुट्टियों के बाद रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। यानी स्कूल के निकट खेल का मैदान है, उसमें खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ पर अनेक फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत ही उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक ने कहा कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो सभी पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो टीचर ने कहा, हाँ लेकिन ज़रा रुको, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका निर्माण प्रकृति ने किया। प्रकृति का मतलब होता है जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, यानी हमने, मानव ने नहीं किया है, इंसान ने नहीं किया, अपने आप ही हुआ है। जैसे पर्वत, पहाड़, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाई। तो आप अपने घर में आपको एक सूची बनानी है कि मानव ने क्या क्या काम किया है, जो मानव काम करता है। जिस तरह सड़क, कार, कपड़े, किताबें बनाता है, उसी तरह एक साइड में प्रकृति ने क्या क्या किया है, उस दूसरी साइड में मानव ने क्या क्या किया, ये सभी आपको बनाने हैं। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, इसलिए पर्यावरण में बदलाव आता है। इधर थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में और दे रखा कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे जीवन परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जा सकता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जा सकता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। यानी प्राकृतिक जो पर्यावरण होता है उसमें मानव परिवर्तन करता है। यानी अगर हम बर्तन बनाएंगे, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, तो क्या करना है, मिट्टी हमें ज़मीन से निकालनी पड़ेगी और वो प्रकृति द्वारा बनाई हुई है, तो इससे उसका परिवर्तन हो गया। मतलब जहाँ पर ज़मीन में मिट्टी पड़ी थी वहाँ से हमने हटा के दूसरी चीज़ बना दी, तो उसमें परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। फिर देखते हैं पर्यावरण के घटक दे रखे हैं। पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? इस चित्र में आप देख सकते हैं कि पर्यावरण के घटक 3 तरह के घटक बताए हैं। एक तो वैसे तो 2 तरह के हैं, लेकिन इसमें 3, तीसरा एक तो मानव निर्मित, एक प्राकृतिक और तीसरा मानव। ये पर्यावरण के घटक हैं। सबसे पहले प्राकृतिक में देखो, प्राकृतिक में क्या क्या दिखाया गया है। प्राकृतिक में जो प्रकृति द्वारा बने होते हैं, जैसे जल मंडल, पूरे समुद्र हैं, वायुमंडल है, वायु है, स्थल मंडल है, ज़मीन, पेड़ पौधे, सभी, ये सभी सजीव, यानी जहाँ पर जीव रहते हैं, जानवर रहते हैं, सजीव, ये सभी प्रकार प्राकृतिक में आएंगे क्योंकि इनको प्रकृति ने बनाया है। और मानव निर्मित इसमें आएगा वो जिसको मानव ने बनाया है। तो पीछे वाले प्रश्न में आप इनमें से भी थोड़ा बहुत ले सकते हो। जैसे इमारत है, इमारत मानव ने बनाई है। पार्क हैं, पार्क मानव ने बनाए हैं। पुल मानव ने बनाए हैं। सड़कें भी मानव बनाता है।
ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें मानव के द्वारा बनाई गई थी। अब मानव में क्या क्या शामिल होता है? मानव में देखो, परिवार, एक व्यक्ति शामिल होता है, पूरा इंसान। मानव में परिवार शामिल होता है, समुदाय शामिल होता है, ये सभी धर्म स्थल हैं, ये सभी शामिल होते हैं। और आर्थिक रूप से जो भी क्रियाकलाप हैं, राजनीतिक स्थिति, ये सभी मानव में शामिल किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जीव और अजीवीय पदार्थों में क्या फ़र्क होता है? जीवीय पदार्थ वो होते हैं जो सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप, और जिसमें पादप और जंतु आएंगे, यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु आएंगे, जीवीय पदार्थ। और अजीवीय पदार्थ निर्जीव पदार्थ आएंगे, जैसे स्थल है, कुर्सी है, टेबल है, ये निर्जीव हैं, ये आ जाएंगे इनमें अजीवीय में। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उनसे नष्ट भी कर देते हैं। मैंने अभी मिट्टी का उदाहरण दिया, तो मिट्टी को हमने वहाँ से निकाला था, या फिर लोहे के लिए खदानों से लोहा निकाला जाता है, उसको फिर बाद में उससे कार है और लोहे का सामान बनाया जाता है, तो वो वहाँ से तो नष्ट ही हो गया। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी पर्यावरण की ये परिभाषा यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, जिसमें मानव निर्मित भी घटनाएं शामिल होती हैं और प्राकृतिक भी। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव या अजीव दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित होती हैं, जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां, उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, चलिए देखते हैं क्या होता है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल जमीन जिस पे हम रहते हैं, जलमंडल जिसमें मछलियाँ ये रहती हैं, वायुमंडल जिसमें पक्षी उड़ते हैं, और जैव मंडल जिसमें अपने पशु सभी रहते हैं। से आप जानते होंगे इनको। आइए इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की जो ठोस परत है, यानी अपन को जो पृथ्वी दिख रही है, ऊपर ज़मीन दिख रही है, उसकी कठोर परत को स्थलमंडल, ऊपरी कठोर परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। यानी महासागर की सतह पर, यानी जो समुद्र है, समुद्र के नीचे भी ज़मीन होती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए घास चराना, ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यानी बहुत सारे खनिज भी स्थलमंडल यानी ज़मीन में हमें मिलते हैं। सभी प्रकार के खनिज लगभग ज़मीन में ही मिलते हैं। अब देखिए एक छोटे से चित्र द्वारा वायुमंडल, पर्यावरण के क्षेत्र बताए गए हैं। तो इसमें पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो पर्यावरण में एक क्षेत्र में बताया गया है, ये जैवमंडल सम्मिलित होता है, स्थलमंडल है, जलमंडल है, ऊपर की तरफ वायुमंडल दे रखा है, तो वायुमंडल भी पर्यावरण में सम्मिलित होता है। ये सभी को मिला के हम पर्यावरण बोलेंगे। आगे चलते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जिस तरह स्थल में जमीन आती है, उसी तरह जो जल का बहुत बड़ा क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? जल मंडल कहते हैं। ये जल कहाँ से आता है? इनमें जल नदी से, झील, समुद्र, महासागर, विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है और प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की पतली परत है उसको वायुमंडल कहते हैं। वायु पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी पृथ्वी में खींचने की क्षमता है। और खींचने की क्षमता मतलब अपन कोई पत्थर ऊपर फेंकते वो वापस नीचे ही आता है, इसका मतलब पृथ्वी उसको खींच रही है। और अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है, यानी ये वायुमंडल को अपने पास रखता है। पृथ्वी का जो खींचने की शक्ति है ना, वो इस हवा को, इसमें जो भी गैसें हैं उन सबको अपने नज़दीक रखता है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं हो, बल नहीं हो, तो ये हवाएं ऊपर की तरफ चले जाएंगी, हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूल के कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन आता है। पादप, जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है, यहाँ जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या है? एक नया नाम आया है पारितंत्र। पारितंत्र के बारे में बताता हूँ।
पारितंत्र। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। मूसलाधार का मतलब होता है बहुत तेज। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। केरल भारत का एक राज्य है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, बिल्कुल, जैसलमेर बाड़मेर जो क्षेत्र होता है उसमें ऊँट मिलते हैं, और केरल जो क्षेत्र होता है क्षेत्र है उसमें नारियल और हरे भरे, क्योंकि वहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है और जैसलमेर क्षेत्र में बरसात बहुत ही कम होती है। अब इसमें एक छोटा सा और दे रखा है पारितंत्र के बारे में, शब्दावली के बारे में, कि पारितंत्र वह तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, वे निवास करते हैं, वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है यानी जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं पारितंत्र। इसमें समस्त जीवधारी जीव जंतु एक दूसरे के साथ रासायनिक क्रिया करते हुए मतलब संबंध बनाते हैं। जिस तरह एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पशु है, पशु से हम जुड़े हुए हैं। कैसे कि हम पशु से हमें दूध प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, और उसी तरह पशु जमीन से जुड़ा हुआ है, घास खाता है, ठीक है, आगे से आगे सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसी को बोलते हैं पारितंत्र। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप छिपकली अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? रवि ने सोचा कि ये जो अलग अलग क्यों मिलते हैं, सभी जगह बरसात क्यों नहीं होती, सभी जगह इस तरह के जीव जंतु क्यों नहीं पाए जाते? तो गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल बहुत ही संबंध यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता था? क्यों? क्योंकि उसमें भी कई लोग, कितने लोग जुड़े हुए थे उससे, कितने घास, कितने फलों के पौधे, फूलों के पौधे उसमें थे। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ प्राकृतिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को पृथ्वी के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग, उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है बच्चों? वस्तु के बदले वस्तु देना, यानी आपके पास अगर बाजरा है और मुझे गेहूं की ज़रूरत है तो आप मुझे बाजरा दे देंगे और उतने ही कीमत के लगभग गेहूं मैं आपको दे दूंगा। इस तरह से वस्तु के बदले वस्तु। व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानव पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना भी बहुत ही जरूरी है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने, उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की क्लास में एक मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। तो रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्यों, घरों, लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बना के लाएं। आप भी इन छुट्टियों में किसी अगर जगह पर घूम के आए हैं तो आप कहीं पर भी गए हैं तो उनके बारे में, आप लोगों के बारे में, क्या क्या वहाँ के लोग करते हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, भूदृश्य कैसे हैं, उनके बारे में आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब आगे प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी किताब में देखने हैं। मैंने लगभग के बारे में बता दिया है और आपको सभी प्रश्न ये मिल जाएंगे। वीडियो को रोक के आप इसी वीडियो में भी आप देख सकते हैं। पारितंत्र क्या है, पहला प्रश्न है। प्राकृतिक वातावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। स्थल मंडल क्या है? जीव या पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जैव मंडल क्या है? फिर आगे वाले प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति द्वारा, कौन सा है भाई?
कौन सा नहीं है, यानी प्रकृति द्वारा कौन सा नहीं है? वन, ताल और मरुस्थल। कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? एक ताल है वो प्राकृतिक परितंत्र इसमें नहीं होगा। वन प्राकृतिक परितंत्र हैं और मरुस्थल भी प्रकृति द्वारा ही लगाए जाते हैं, उगते हैं, लेकिन ताल मानव निर्मित हो सकता है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो इसमें समुदाय, स्थल मानवीय पर्यावरण का नहीं है। धर्म है, समुदाय, ये दोनों हैं। इनमें से तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो मानव निर्मित तो सड़क है, समुद्र भी अपने आप बनते हैं, पहाड़ भी अपने आप बनते हैं, लेकिन सड़क मानव बनाता है। कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो सबसे बड़ा खतरा पर्यावरण के लिए जनसंख्या वृद्धि है। निम्नलिखित को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, यानी जैवमंडल में क्या क्या आता है? तो जैवमंडल में देखते हैं, इसमें छठा लास्ट शायद आ जाएगा। जैवमंडल में जीवों और उसके परिवेश के बीच में संबंध होता है, वो जैवमंडल में आता है। वायुमंडल में 1 नंबर आ जाएगा, वायु को घेरने वाले वायु की चादर। जलमंडल में जलीय क्षेत्र आ जाएगा, और पर्यावरण में वह संकीर्ण क्षेत्र स्थल, जल, वायु पारस्परिक क्रियाकलाप करते हैं, यानी 5 नंबर आ जाएगा। हमारे आसपास का क्षेत्र 4 नंबर विषय में सम्मिलित हो सकता है। अब एक कारण बताना आपको कि मानव पर्यावरण में परिवर्तन करता है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो कारण मैंने एक मिट्टी का उदाहरण दिया था, आप खनिज का उदाहरण ले सकते हो कि हम लोहा या तांबा निकालते हैं ज़मीन से, उससे तांबे की वस्तुएं बनाते हैं, लेकिन जहाँ पर इससे तांबा निकलता है वहाँ की जो ज़मीन होती है, वहाँ का स्थल होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, एक पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, बिल्कुल आश्रित हैं पौधे और जीव जंतु, क्योंकि पौधों के बिना जीव जंतुओं का जीवन संभव नहीं है। पौधे जीव जंतु खाते हैं, और जीव जंतु से जो खाद होती है उनसे पौधों में वृद्धि होती है, और वो उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। चलिए, आपका ये पाठ हो गया। आपको इस पाठ के बारे में कोई प्रश्न नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, तो नीचे कमेंट लिखा हुआ उसमें आप लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों को जो भेजिए जो कक्षा 7 के हैं, ताकि उनको भी इस पाठ के बारे में पता चले और वो घर बैठे अपना पाठ याद कर सके। आप इन प्रश्नों को याद करना है, कॉपी में इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।